गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। इस चैप्टर का नाम था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है कि धर्म को राज्य से अलग रखना। मतलब सेक्युलरिज्म मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना और गवर्नमेंट की दखलंदाजी भी एक मतलब उसमें निश्चित लिमिट तक ही रहती है, बहुत कम। जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तभी गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करती है, वरना गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। आज हम यहां से पढ़ेंगे। देखिए, इन व्हाट वेज डज द इंडियन स्टेट फंक्शन आर सेक्युलर। देखिए, द इंडियन स्टेट इन व्हाट वेज, किस तरीके से, इन व्हाट वेज किस तरीके से डज द इंडियन स्टेट की जो भारतीय देश है फंक्शन और सेक्युलर, वो एक धर्मनिरपेक्ष का रूप निभाता है। द इंडियन स्टेट फंक्शन इन वेरियस वेज टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो भारतीय संविधान है फंक्शंस ऑफ अ वेरियस वे, वो कई तरीकों से काम करता है। कैरी आउट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो संविधान का जो ऑफिशियल लेटर है उसके अनुसार काम कर सके, उसके दस्तावेज नियम कानून के अनुसार काम कर सके। एंड टू प्रिवेंट द डोमिनेट ऑफ वन कम्युनिटी ओवर द अदर, और किसी भी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव जमाने से बचा सके। नंबर 1, द स्टेट डज नॉट प्रमोट एंड सपोर्ट एनी रिलीजन कि जो देश है, जो राज्य है, वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। नो वन द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। बताएंगे आप मुझे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस कौन सी थी? एनीवन नेम द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट? यस, माइक बंद कीजिए। यस, लेजिस्लेचर और कौन सा था आपका? एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये 3 ब्रांचेस और 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। करें नन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इन 3 ब्रांचों में से कोई भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की इज supposed टू प्रमोट एंड डिस्करेज एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती, बढ़ावा नहीं दे सकती, या उसे डिस्करेज या उसको डिस्करेज भी नहीं कर सकती। करेज करना मतलब उसका उत्साह बढ़ाना, और उसके उत्साह को कम भी नहीं कर सकती और उसे प्रमोट भी नहीं कर सकती। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय एनी पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप। जो भारतीय देश है इज नॉट रूल्ड, वो शासन नहीं करता है बाय एनी पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक ग्रुप के अनुसार। मीनिंग thereby that neither of the central nor the state government is formed only by the representative of a particular religion group। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनमें से कोई भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो हमने चुनकर भेजे, वो सब के सब किसी एक धर्म के नहीं हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं होते। मोreover गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, एंड द सेक्रेटरी होते हैं सचिवालय, जो सचिवालय है, एंड द गवर्नमेंट स्कूल, और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आर नॉट सपोज्ड टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देते। क्या स्कूल में ऐसा होता है? आप अपने ही स्कूल में देखिए, हमारे स्कूल के अंदर हिंदू बच्चे तो हैं ही, सिख भी हैं, है ना? सिख बच्चे भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठीक है, और हो सकता है जैन भी हो। आई थिंक मेरी क्लास में तो अभी तक कोई जैन है नहीं, लेकिन यदि कोई जैन बच्चा भी हमारे एरिया में रहता है और वो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो हम उससे मना नहीं कर सकते। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर, भारत की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो डिक्लेयर करती है मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल, जो धार्मिक त्योहार है, आर पब्लिक हॉलीडे इन ऑर्डर टू, उसके लिए पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक छुट्टी होती है। आप देखिए हिंदू त्योहारों की आपकी गुरु नानक जयंती आती है, ईद होती है, तो गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सब बंद होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि वो हर एक फेस्टिवल को, हर एक रिलीजियस जो मेन फेस्टिवल है, उस पर हॉलीडे करती है। क्यों करती है?
in order to enable people of the different communities to celebrate these festivals with full liberty, ताकि जितने भी आपके अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो सक्षम हो पाए अपने अपने धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए पूरी आजादी से। डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर सके अपने फेस्टिवल को पूरी आजादी से। छुट्टी होगी तभी वो आजादी से सेलिब्रेट कर पाएंगे। नंबर 2, नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब दखलंदाजी ना करना। द स्टेट एंश्योर, राज्य ये सुनिश्चित करता है सेक्युलरिज्म बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस अफेयर ऑफ एनी कम्युनिटी। कि जो समाज है, जो गवर्नमेंट है, जो सेक्युलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्ष देश जैसे कि हमारा इंडिया, वो किसी भी धार्मिक मामलों के अंदर किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म के मामले में वो कुछ कहेगा ही नहीं। द स्टेट रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ एवरी रिलीजियस। सेंटिमेंट्स होती हैं भावनाएं, और स्टेट रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं। एवरी रिलीजन, हर एक धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की वो पूरी पूरी रिस्पेक्ट करता है। द स्टेट मेक्स अरेंजमेंट टू फैसिलेट पिलग्रिमेज होते हैं तीर्थ स्थान ऑफ होली प्लेसेस। स्टेट जो है अरेंजमेंट भी करता है जो उन लोगों के पवित्र स्थान है, जो तीर्थ स्थान है उनके लिए, एंड टेक आउट रिलीजियस प्रोसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस। और वो लोग अपने कोई धार्मिक उनके रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, जुलूस बोलते हैं जिन्हें आप, है ना, वो निकलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के वो निकाल सकते हैं, और प्रेजुडिस, बिना किसी रूढ़िवादी भावना के वो लोग अपने इन कामों को कर सकते हैं। However, the state gave special concession, लेकिन for particular religion community, लेकिन कभी-कभी however, हालांकि स्टेट को स्पेशल कंसेशन देता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है उसके साथ। देखिए नंबर 3, द स्टेट राइट टू इंटरवेन। देखिए अभी आपने पढ़ा कि स्टेट जो है वो किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारी कंट्री के गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस प्रकार की धार्मिक क्रिया करने से समाज में गलत प्रभाव पड़ने वाला है, तो सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है जिसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में एक बुराई थी, हिंदू धर्म में बुराई थी क्या कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, बाल विवाह कर दिया जाता था, सती प्रथा लागू थी, बाल विवाह में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सती प्रथा थी मीन्स यदि कोई स्त्री का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसके पति की चिता के साथ वो लेडी भी जल जाती थी। लेकिन ऐसा पुरुषों के साथ तो नहीं होता था। अगर किसी पुरुष की जो है वाइफ, मतलब किसी हस्बैंड की वाइफ एक्सपायर हो गई तो वो हस्बैंड तो नहीं जलता था आग में, लेकिन महिलाओं को जबरदस्ती, वो नहीं चाहती थी जलना तो भी उसे बांध दिया जाता था पति की चिता के साथ कि पति मर गया, अब तो तुम्हें मरना ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई हो या फिर कोई एक गवर्नमेंट को लगता हो कि अगर इस प्रकार की क्रिया होगी तो समाज पर गलत इफेक्ट पड़ने वाला है, तो सरकार वहां पर हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है सरकार। Our constitution does not talk to completely separation of state and religion. हमारा संविधान ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से सेपरेट है स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट कभी कभी उसमें दखलंदाजी कर सकता है। रिलीजियस फ्रीडम डज नॉट मीन, जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं है दैट द स्टेट विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म। रिलीजियस जो आजादी है उसका मतलब ये नहीं कि राज्य समाज सुधार के लिए कोई नियम बना ही नहीं सकता। अब समाज सुधार के लिए तो उसने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया, छुआछूत की भावना को हटाया, उसने नीचे जाति के लोगों को ऊपर लाने के लिए कई कानून बनाए। ठीक है, और ये धर्म को देखते तो इस समाज में बुराई रह जाती, लेकिन सोशल रिफॉर्म जब करना हो, जब सामाजिक सुधार करना हो, तो गवर्नमेंट उसमें कानून बना सकती है। Even though some special customs may have been assumed a religious form, या कुछ स्पेशल सोशल कस्टम हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कई प्रकार के ऐसे रीति रिवाज है जो बुरे प्रभाव डालते हैं, उनको भी सुधारने के लिए गवर्नमेंट कानून बना सकती है। This right of the religious freedom does not prevent the state from opening the gates of the Hindu institution for all the Hindus. कह रहे हैं, देखो इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम।
जो ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टेट बचाए फ्रॉम ओपनिंग द गेट ऑफ ऑल हिंदू इंस्टीट्यूशन फॉर द हिंदू। मान लीजिए किसी हिंदू ने एक इंस्टीट्यूशन खोल दिया, एक स्कूल खोल दिया, अब वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का ही एडमिशन करेगा। ऐसा हो तो गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगाती है, उसको कठोर सजा दी जाती है। तो सिर्फ हिंदू लोगों का ही उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन के गेट सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ना खुले, इस प्रकार भी गवर्नमेंट लोगों की सुरक्षा करती है। Similarly, untouchability has been declared a punishable offense. Punishable offense मतलब एक दंडनीय अपराध। इसलिए जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसे भी एक दंडनीय अपराध डिक्लेयर कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी यूज करते हैं, छुआछूत की भावना करते हैं और अगर हमारी कंप्लेंट हो गई, हम पकड़े जाते हैं, तो हमारे ऊपर जुर्माना भी है और उसके साथ साथ हमें सजा भी हो सकती है। ये कैसा है? एक दंडनीय अपराध है, दंड तो मिलने ही वाला है इसके लिए। स्टेट, अभी आपने देखा कुछ मैटर ऐसे होते हैं जैसे कि सरकार नियम बनाया, सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए कि वो लोग हेलमेट पहने। ठीक है, हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो बाइक हेलमेट पहनते हैं, पता है ना आपको? कितने बच्चों को पता है हेलमेट पहनना कंपल्सरी है? और यदि हम हेलमेट नहीं पहनते तो हमारे चालान कटते हैं। ठीक है, बंद करिए माइक। तो लेकिन जो सिख लोग हैं वो तो पहले ही पगड़ी पहनते हैं। अब पगड़ी के ऊपर वो हेलमेट तो फिट हो नहीं सकता और पगड़ी वो उतारेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने पगड़ी उतारी तो उनकी धार्मिक भावनाओं के को ठेस पहुंचेगी। तो उनके लिए एक अलग टाइप का हेलमेट होता है, बस शीशा लगा रहता है, आगे और पीछे एक पट्टी सी होती है। तो सरकार उनको छूट देती है कि वो इस टाइप का हेलमेट यूज करे, क्योंकि उनके सिर के ऊपर पहले से पगड़ी है, हेलमेट नहीं आ सकता। यदि पगड़ी हटाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे कुछ कुछ मामलों में सरकार उनको थोड़ी सी आजादी दे देती है। ठीक है, उनका हेलमेट अलग टाइप से, बस सिर्फ आगे एक शीशा रहता है। वो लोग ये तो दिखाते हैं कि हमने हेलमेट पहना, लेकिन उनका हेलमेट जो है ना पूरी तरीके से सिर को कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी उनके हेड को काफी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पगड़ी बहुत सारे कपड़े से उन्होंने लपेटी होती है। तो ऐसे मामलों में सरकार उनको छूट दे देते हैं, यदि किसी सिख ने हेलमेट नहीं पहना है तो। State intervention can be also be a form of sport. स्टेट की जो दखलंदाजी है कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। वो स्पोर्ट के रूप में है कि सरकार दखलंदाजी नहीं कर रही, लेकिन अगर ये कोई सामाजिक बुराई बनती है, ये समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो सरकार उसमें जरूर दखलंदाजी करेगी। रिलीजियस कम्युनिटीज हैव बीन ग्रांटेड बाय द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो धार्मिक कम्युनिटीज है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, have been granted by the right of Indian Constitution to set up their own school and colleges। वो संविधान के अधिकार के अनुसार अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकती हैं। The state also give the financial aid without any discrimination। और यदि सरकार उनकी कोई मदद करती है स्कूल खोलने में, ठीक है, कोई स्कूल खोलने में, इंस्टीट्यूशन खोलने में, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के वो मदद करेगी। ऐसा नहीं कि वो भेदभाव के साथ करे, हिंदू को ही दे, मुस्लिम को ही दे। अगर वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की एड से खुलता है तो वो सभी वर्गों के लोगों के लिए बराबर बराबर खुला रहता है। पेज टर्न कीजिए बेटा। कंपैरिजन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म विद द सेक्युलरिज्म ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब भारत का जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट को धर्म से अलग कर दिया, लेकिन सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए समाज या कोई इमरजेंसी की स्थिति में सरकार उसमें दखलंदाजी कर सकती है। लेकिन जो हमारे वर्ल्ड के अंदर और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो कैसी हैं, उनमें कैसा सेक्युलरिज्म अपनाया गया है। अब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की और अदर डेमोक्रेटिक कंट्री के सेक्युलरिज्म की अब हम कंपैरिजन करते हैं। The objective of the Indian secularism are similar to those of other secular democratic countries। The objective of Indian secularism, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य हैं, are similar, वो एक जैसे हैं, those of other secular democratic countries, जो दूसरे पंथ निरपेक्ष देश है उनके जैसे। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनाइटेड स्टेट का संविधान है, says that, वो कहता है, the legislature cannot declare any religion at a state religion, कि लेजिस्लेचर जो कार्यपालिका है वो किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म नहीं बना सकती, सभी धर्म बराबर है। nor it given the preference to any religion, और ना ही किसी धर्म को वो प्रेफरेंस दे सकती है, प्राथमिकता दे सकती है। इन द यूएसए, लेकिन यूएसए में क्या है देखिए,
द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट और धर्म के बीच में सेपरेशन तो किया है, मीन्स नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर, की राज्य सरकार के मामलों में और सॉरी राज्य धर्म के मामलों में और धर्म राज्यों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो इंटरफेयर कर सकता है वो सामाजिक बुराई होने पर, लेकिन वहां पर बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, राज्य की मैटर अलग, धर्म के मैटर अलग, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी एक दूसरे में नहीं होती है। However, there is one way in which Indian secularism differ from the secularism as a practice in the United States of America। कह रहे इसी तरीके से, क्योंकि उसने स्टेट को अलग कर दिया धर्म से सभी मामलों में, यही एक तरीका है जिससे इंडियन जो धर्मनिरपेक्षता है वो यूएसए की सेकुलरिज्म से डिफर है। देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट इन यूएसए। यूएसए के लिए बहुत कठोरता से सेपरेशन कर दिया गया राज्य और धर्म का। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द यूएस गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर और इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर इन एनी कंडीशन। और जो आपका यूनाइटेड स्टेट है, इसी के कारण क्या हुआ, जो आपकी यूएस की जो गवर्नमेंट है कैन नॉट इंटरफेरेंस, वो दखलंदाजी नहीं कर सकती इन रिलीजियस अफेयर इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अंदर वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। However, the Indian state ended the rigidity of the Hindu caste system in order to establish the social justice in India and declare untouchability is a punishable offense। देखिए, लेकिन जो भारतीय स्टेट है, जो भारतीय कंट्री है, एंडेड द रिगिडिटी ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, उसने हिंदू जाति का जो सिस्टम चल रहा था, जाति प्रथा जो हमारे देश में चल रही थी, ऊंची जाति नीची जाति, इसकी जो रिगिडिटी है, इसकी कठोरता को दूर करने के लिए एंड एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया, और भारत में सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, उसने क्या कर दिया इंडिया ने, डिक्लेयर अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि छुआछूत की भावना एक दंडनीय अपराध होगी। कंक्लूजन, अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा एक ही वर्ड पर, सेक्युलरिज्म पर। ठीक है, इस सेक्युलरिज्म से क्या हमने निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकलता है इस चैप्टर का। Thus, on the basis of above, we can say that India is a secular state। इन सब बेसिस के आधार पर जितने भी हमने ऊपर पढ़े, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष देश है, एंड ट्राइज टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी टू अनदर। और वो पूरी कोशिश करता है, देश पूरी कोशिश करता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर अपना प्रभाव ना जमाए। द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, वो समानता और न्याय पर आधारित है। समानता और न्याय तभी होगी जब हम सभी धर्मों को बराबर लेकर चलेंगे। However, these rights are often violated। However, these rights are often violated। इन अधिकारों का क्या होता है, हनन भी होता है। तो it is essential, इसलिए जरूरी है to make the administration efficient to prevent the frequency and the reoccurrence of these violation। कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रशासन को इतना एफिशिएंट बनाएं, इतना कुशल बना दें अपनी गवर्नमेंट के काम को, कि जो बार बार, फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार, रिओकरेंस मतलब जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वायलेशन की, मतलब अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीना जाता है तो हमारी गवर्नमेंट ने उसे अधिकार दिया है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट के मामले से यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो गवर्नमेंट ने उसे कोई भी अधिकार नहीं दिया, उसे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, जिसके अनुसार यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो और आगे न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ा सकता है। बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि वो हमारे देश के अंदर एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं जिसमें जस्टिस और इक्वालिटी पर आधारित हो, मतलब सभी लोगों को समानता का अधिकार हो और सभी लोगों के साथ न्याय हो। समान हमने बना दिया, लेकिन कोई किसी को समान नहीं बनने दे रहा तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको जस्टिस देगा, उसे न्याय देगा, उसके साथ जो अन्याय कर रहा है उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेक्युलरिज्म छोटा सा एक चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं आज। निकाल लीजिए पेज नंबर C21।
C21 multiple choice questions. The word secular was added in the preamble of Indian Constitution in the year. बताइए सेक्युलर वर्ड को भारत की प्रस्तावना में कब ऐड किया गया? 1976। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, एमसीक्यू है फर्स्ट 1976। ठीक है, और बताइए विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल? वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो गारंटी देता है कि सभी लोग इक्वल होंगे कानून के सामने? कौन सा है? आर्टिकल 14। वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 14। टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395। और शेड्यूल्स कितने हैं? 12। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का फीचर कौन सा नहीं है? देखिए कौन सी विशेषता नहीं है। नंबर 1, इट एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस। उसने ये पॉलिसी अपनाई कि धर्म के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। इट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। द स्टेट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर वो स्टेट जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उनको एड देता है, मतलब उनको पैसा देता है उस काम को चलाने के लिए, आर्थिक मदद देता है। इन सम केसेस द स्टेट आल्सो इंटरवेंस इन द रिलीजियस अफेयर, या कुछ केसेस के अंदर वो जो देश है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। बताइए क्या नहीं आएगा इसमें? कौन सा? सी पार्ट, द स्टेट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सी पार्ट। The state provide financial aid to religious affairs। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक, दे रखी है। Untouchability has been filled up by the Indian Constitution। बताइए, untouchability has been, बताइए, declared a punishable offense। देखिए डिक्लेयर कर दी गई है या बैन कर दी गई है, वो भी ठीक था। ये लिखिए आप, डिक्लेयर्ड एज अ declared as a punishable offense। चलिए नंबर 2, आर्टिकल फिलअप दे रखा है ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 16 guarantees equality of opportunity to all the citizen in matter of public employment। जो आएगा यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा ही हुआ है कि जो आर्टिकल 16 है वो ये गारंटी देता है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे रोजगार के। ठीक है, नंबर 4, अ पर्सन कैन मूव फिल अप इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट।
यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो सकता है तो वो कहाँ जाएगा? कोर्ट। ट्रू फॉल्स देखें। The state can discriminate on the basis of religion. क्या राज्य धर्म के अनुसार करता है भेदभाव? Number two, the state can intervene in the religious matter in certain cases. कभी-कभी कुछ-कुछ केसेस में वो दखलंदाजी करता है, करता है। Yes. The United States of America is a secular democratic country. क्या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है? Yes. क्या कह रहे हो? किसमें? ये ये पूछ रहे हो? Declared. DECLARED. Declared as a punishable offense. हो गया बेटा? punishable. PUNISHABLE. देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, डिक्लेयर्ड पनिशेबल ऑफेंस। कर लो, कई जगह लिख रखा है, देखिए, डिक्लेयर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। कौन से लेसन की? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से बुक के? फर्स्ट चैप्टर तो मैं दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। सेकंड की करवाई थी बेटा मैंने। थर्ड की? थर्ड की भी नहीं करवाई मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। कराई थी, सेकंड की रह रही है, देखते हैं, देखती हूँ, मैंने फिल कर रखी है तो करवा। थर्ड की तो मैंने करवा दी है अंश। नहीं, मैं दोबारा कराऊंगी फर्स्ट चैप्टर। गौरव बेटा निकालो एक बार चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर G42। निकाल लिया? चलिए अंश फटाफट निकाल लो। देखिए, चैप्टर नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? क्या करवाया था गौरव? चाइना। सेकंड में क्या करवाया था बेटा? यूएसए। फिल कर लो सेकंड का। थर्ड में ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ जो था आपका, जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल? ऑयल। ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स बताइए। चिली इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ट्रू। इंडिया इज रिच इन आयरन ओर। ट्रू। पेट्रोलियम इज कॉल्ड व्हाइट कोल्ड। फॉल्स। कौन सा कॉल कहा जाता है इसे? ब्लैक। ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ऑयल भी नहीं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेचुरल गैस इज मोर एक्सपेंसिव देन द ऑयल। चलो चैप्टर 2 निकालो।
सॉइल वाला निकालो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉइल किससे? ऑल ऑफ द अबव कैसे? बताइए, जल्दी बताओ गौरव। ऑल ऑफ द अबव हम क्यों बोलेंगे? देखो हमने तो यहाँ पढ़ा था, सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस, इट टेक मैनी years to make 1 centimeter thick layer of soil due to the influence of wind, water, decomposition of organic matter and the human activities use rocks continuously break down and smaller pieces. वेदरिंग हो गई इसमें। देखो ये था आपका वेदर, इसमें पेरेंट रॉक में क्या था? पेरेंट रॉक डिटरमाइन द कलर रिलीफ, इसके अनुसार तो बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक आ रहा है, चट्टानों का टूटना। वेदरिंग पर लिखिए। वेदरिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना। अगर जंगल काटेंगे तो मिट्टी का संरक्षण कैसे होगा? डिफॉरेस्टेशन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट है, वाटर कैन बी कंजर्व, हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से तो हमने कर लिया, बारिश के पानी को कलेक्ट किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हाँ ऑल ऑफ द अबव आएगा। हम डैम भी बनाकर उसे उन एरिया में पानी को भेज सकते हैं जहाँ पानी की कमी हो, और पानी का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate method to conserve forest and wildlife? कौन सा सबसे सही तरीका है? कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओनली वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा अच्छा। क्रिएटिंग बायोस्फीयर एंड नेशनल पार्क, अच्छे तो सारे ही हैं, उनमें से एक अच्छा बताना है जो सबसे ज्यादा अच्छा हो। क्रिएटिंग बायो रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क। विच लेयर ऑफ द सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ? टॉप सॉइल। फिल इन द ब्लैंक देखिए। फिल अप पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड 29%। 29 लिख दीजिए, 29 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड, सभी को पता है, एंड 71% इज कवर्ड बाय वाटर। लिख लिया 29। Land used in China has been affected due to the excess of the plateaus landform. Plateaus लिखिए बेटा, plateau, 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 ब्लैक बोर्ड पे लिखो। क्या चीज बेटा? नहीं, खाई तो क्या, खाई तो कैसे बनेगी? पर्वत तो ऐसा होता है आपको, ऐसा। प्लेटो में ये टॉप नहीं होती, ऊपर से प्लेन हो जाए वो प्लेटो हो जाता है। ठीक है, प्लेटो लैंडफॉर्म है वहां पर। आगे देखिए, डेजर्ट एरिया में क्या रहेगा? शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी होगी। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज लिख लीजिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरियाज। ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट मेंटेन, फॉरेस्ट की ग्रोथ किस चीज को मेंटेन करती है? इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस। Animals live in their natural habitat in wildlife sanctuaries. कहाँ लिखूं? ये है for wild life sanctuaries.
क्या हो गया? एनिमल कहाँ पर रह सकते हैं? नेचुरल हैबिटेट कहाँ मिलेगा उन्हें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। फोर्थ मेरा इकोलॉजिकल बैलेंस, ये थर्ड था शॉर्टेज, और ये सेकंड था प्लेटो, और फर्स्ट था 29। हम्म, अच्छा ये फिर से करो। ये है फिर मैचअप, देखो बेटा, अ मेथड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, contour flowing, construction of multi-purpose project, water conservation, trees shedding their leaves in a particular season, deciduous। क्या नंबर बन गया? 4 1 4 1 2 3, यही बना ना गौरव? चलो अब एक काम करो गौरव, आपने अपनी बुक में आज वाली एक्सरसाइज फिल कर ली चैप्टर 2 की? बेटा मेरे पास पिक भेज देना उसकी। बोलो, अभी भेजना गौरव, क्लास लीव कर दो और भेज दो मेरे पास, जल्दी ये गौरव भेज रहा है, आप बोलो। हाँ हाँ कर दो, लीव कर दो। बोलो मिहिर, किसमें बेटा? इकोलॉजिकल बैलेंस, फोर्थ यही है ना, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। हर्षिता कहाँ पर है? कहाँ है हर्षिता? बोलो मिहिर, बोलो बेटा, बोलो पारस। मैचअप दोबारा बोल दूं? देखो, अ मेथड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसका आंसर है सॉइल इरोजन, इसके आगे लिखो नंबर 1। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ये है 2, इसका आंसर है कॉन्ट्यूर फ्लोइंग। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये है आपका वाटर कंजर्वेशन। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन, ये है डेसिडियस। यही नंबर बना है ना? बस, चलो बेटा लीव कर दो, बाय। लीव करो, लीव करो योशिता, योशिता लीव कर दो बेटा। योशिता क्लास लीव करो।